नमस्कार साथियों, मैं हूँ गोविंदा फ्रॉम अर्जुंदा। आज हम लोग पपीता की खेती की लर्निंग क्लास 3 में पपीता की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा ये 10 दिन का शेड्यूल में क्या क्या वर्कआउट हुआ है, क्या क्या प्रैक्टिस किया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं इनसे पहले आप लोग को मैं दिखला नहीं पाया था कि पपीता की नर्सरी किस प्रकार की होती है। तो पपीता की थरा अपन देख लेते हैं। पहले इस प्रकार का नर्सरी आता है और नर्सरी में जो कोकोपीट की बात हो रही थी, तो कोकोपीट का हम ये निचला स्तर लगाते हैं। ये स्तर जो कोकोपीट में रहता है, हम इसको ही मिट्टी में दबाते हैं। पूरा पौधे को, तना को नहीं दबाते हैं। तो इतना ही हिस्सा को दबाया जाता है। अगर हम ज़्यादा हिस्सा को दबाएंगे इधर को, तो डंपिंग आने का, स्टेम गाल आने का, लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो हमको इसी हिस्सा को दबाना चाहिए और मिट्टी को हल्का इसमें रैप करना चाहिए, दबाना चाहिए। और दबाने के बाद फिर उसमें हो सकता है ऊपर से हम पानी की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, तो हमारा पौधा फिर गलन नहीं होगा। लगाने के 1 से 2 दिन बाद हो सकता है COC की या तो रीडोमिल की ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। हमारा इस 10 दिन के प्रैक्टिस में हम इसमें बेसल खाद दिए हैं। बेसल खाद में सिंगल सुपर फास्फेट था, डाई अमोनियम फास्फेट था DAP, और म्यूरेट ऑफ पोटाश था MOP। सिंगल सुपर फास्फेट में अपन दिए थे राखड़, जो सोसाइटी में मिलता है। उस राखड़ को पर प्लांट के हिसाब से 150 से 200 ग्राम के बीच में दिए थे, और DAP को 100 ग्राम दिए थे, डाइमोनियम फॉस्फेट को, और म्यूरेट ऑफ पोटाश को 50 ग्राम दिए थे। पर प्लांट के हिसाब से हम लोग इसको दिए थे। और सिंगल सुपर फास्फेट में जो कंटेंट पाया जाता है, फास्फोरस का मात्रा रहता है, इस कारण हम इसको सिंगल सुपर फास्फेट दिए हैं। डाइअमोनियम फास्फेट में फास्फोरस का मात्रा रहता है 46%, जैसे कि 18-46 होता है तो 18% नाइट्रोजन होता है और 40% फास्फोरस होता है। तो हमको फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। फास्फोरस इसकी जड़ की ग्रोथ में और पौधों की बढ़वार में और तना को मोटा करने में काफ़ी अच्छा अहम भूमिका निभाता है। और म्यूरेट ऑफ पोटाश दिए थे, पोटाश 60% वाला, 60% म्यूरेट ऑफ पोटाश था। वो पौधों की रोग रोधीता क्षमता को हमारा कम करता है, इस कारण म्यूरेट ऑफ पोटाश दिए थे। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, हम उसको ड्रिप में फर्टिगेशन के थ्रू देते हैं। अभी सिर्फ प्राथमिक पोषक तत्व जा रहा है और द्वितीयक पोषक तत्व जा रहा है। हम इनके बाद फिर नेक्स्ट हफ्ता में इसमें मैग्नीशियम, अमोनियम और मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट का शेड्यूल रखेंगे। तो ये प्राथमिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आ जाता है, और द्वितीयक पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाता है। तो हम इस 10 दिन में हम पहले प्राथमिक पोषक तत्व दिए हैं, प्राथमिक पोषक तत्व का भोजन दिए। दूसरे हफ्ते में हम क्या करेंगे, उसमें द्वितीयक पोषक तत्व का भोजन देंगे। और जैसे ही बारिश अगर थमने का नाम लेती, हो सकता है 10 दिन या 15 दिन का गैप लेगा, तो हम इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का इसमें ड्रेंचिंग करेंगे। ये था खाद का डोज था जो दिए थे, और मैं आप लोग को लास्ट में वीडियो में जाके बताऊंगा भी कि किस प्रकार से हम खाद दिए थे दोनों पौधे के बीच में। क्योंकि पत्ती की लीफ आप देख सकते हैं, पत्ता काफ़ी बढ़ने लग गया है। और ये हमारा 45 दिन का प्लांट हो गया। 45 दिन में आप देख सकते हैं इसकी तने के हाइट, हमको हाइट वैसे ज़्यादा नहीं लेना रहता है पपीता में। पपीता जितनी हाइट छोटी होती है उतनी फ्लावर सेट और फ्रूटिंग सेट नीचे से बैठती है। तो पपीता की हाइट कम होनी चाहिए। और स्टेम वगैरह अभी ओवरऑल हमारा अच्छा है, 80 to 90% हम अभी अच्छे हैं क्रॉप में। और इसमें पत्ती की हम आप लोग को बताएंगे एक खासियत कि पत्ती जितनी हो सके पास पास में आनी चाहिए लेयर। ये दोनों लीफ, पहला लीफ और दूसरा लीफ के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा आने से ब्रांचेस फिर आगे भगती है और आगे पौधा की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इस 10 दिन के बीच में हम एक ABM का स्प्रे दिए हैं। ये एबम एक्टिंग है। इसको 200 ml 200 लीटर के ड्रम में लिए थे। मैं इनको और पास से लास्ट में आपको दिखलाऊंगा, एक बार मेजर आउट कर लीजिएगा आप लोग। ABM दिए थे इनको 200 लीटर प्रति ड्रम में सॉल्युबल करके इसको एक बार स्प्रे किए थे, है ना। 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाए थे। और इनके साथ में पैसन लिए थे जिसमें एसिटामिप्रिड होता है। एसिटामिप्रिड 20% SP। इसको वाइट फ्लाई के लिए देते हैं। वाइट फ्लाई का बीच में अटैक दिख रहा था, हल्का माइनर अटैक था, और माइनर को ही ये कंट्रोल करता है एसिटामिप्रिड, तो इसके कारण इसको दिए थे। ABM हमारे क्रॉप में वैसे थ्रिप्स नहीं दिख रहा था, लेकिन हम प्रिकॉशन के लिए अगर एक इंसेक्टिसाइड दिए हैं तो एक के साथ में एक आप दे सकते हैं जो माइनर। तो हम दोनों को ऐड करके एक बार इसको स्प्रे दिए थे। दोनों को स्प्रे देने के बाद हम 4 दिन, 5 दिन या इसमें 10 दिन का अंतराल लेते हैं। 10 दिन के अंतराल में हम कोई स्प्रे नहीं करते हैं पपीता में। पपीता में स्प्रे का शेड्यूल मैक्सिमम महीने में 3 बार रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। पपीता में 10 दिन का गैप देते हैं। एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के बीच में हम 10 दिन का अंतराल देते हैं। पानी ज़्यादा गिरने के कारण, पानी अभी लगातार कंटिन्यू ज़्यादा बारिश हुई है, इस कारण हम ब्लू कॉपर का ड्रेंच लिए हैं।
ब्लू कॉपर को स्टेम में अच्छा सा गाढ़ा करके ड्रेंच लिए। इसको हम 200 ग्राम 15 लीटर के पानी में सॉल्यूबर करके तने के निचले हिस्से में हम ड्रेंचिंग लिए हैं। मैं लास्ट में आपको मोबाइल के थ्रू आके उसको दिखलाऊंगा कि किस हिस्से में डाले थे। तो ये ब्लू कॉपर को ये स्टेम को गलने से बचाता है हमारा। तो ये एक प्रैक्टिस था। ये हमारे 10 दिन के बीच में एक खाद का बेसल डोज का प्रैक्टिस हुआ और एक स्प्रे का प्रैक्टिस हुआ और एक ये हो गया आपका क्या बोलते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का COC का। ये तीनों प्रैक्टिस हुआ और बाकी ओवरऑल मेजरमेंट कर रहे थे। तो पौधे की कैनोपी वगैरह, ग्रोथ वगैरह, जो पौधे अच्छे पास में मिले थे भोजन और वो भोजन जो ज़्यादा खाए उसकी ग्रोथ अभी अच्छी दिख रही है और उसकी हाइट वगैरह ठीक दिख रही है। जो कई पौधे अभी भोजन को ग्रहण नहीं कर पाए, खा नहीं पाए, वो पौधे थोड़ा सा लेट है। ये पपीता की नर्सरी में आप ध्यान रखेंगे ये काफ़ी लंबी हो गई है। पपीता है हमारे पास वैसे 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो पपीता का हाइट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो लगाते टाइम, हम इसको छोटा ही लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा था जो ब्लू कॉपर को जो दिए थे, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग इसको या तो तना में इसको रैप भी कर सकते, इसको ब्रश से हम लोग पोताई भी कर सकते हैं। पोताई करने का जब आपको लगने लगेगा कि यहाँ पर स्टेम में कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रही है या स्टेम गलन टाइप का स्टार्ट हो रहा है, तो आप इनका ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और इनको लैप में या तो कुछ सूती के कपड़े में आप इसको पोताई भी कर सकते हैं। समथिंग इनको 5 से 6 इंच तक का ऊपर आपको ब्लू कॉपर का इसको कर देना चाहिए। जब आपको लगने लगे तब हो सकता है आप बाड़ी हो सकते हैं 10 दिन में या 15 दिन में जाते हैं तो ज़रूर इसको आपको इसमें लैप लगवा देना चाहिए, पहले से ही प्रिकॉशन में रखना चाहिए। मैं वैसे अधिकतर हर दूसरे दिन तीसरे दिन में यहाँ आता हूँ तो मेरा क्या ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग करते रहता हूँ, इस कारण जब लगने पर ही मैं इनको दिलाता हूँ, अन्यथा पहले से नहीं देता हूँ। तो ये करना चाहिए। और हमको खाद को हमेशा देते टाइम ये ध्यान देना चाहिए कि हमको ये पत्ती का किनारे एरिया देखना चाहिए। अगर ये हमारा पत्ती का किनारे एरिया आ गया यहाँ पर है तो हमारा ये भी है कि यहाँ पर हम खुदाई करके देखेंगे तो इसका जड़ भी यहाँ तक आ गया होगा। तो हमको इसको आधार पे इसमें हमको जाना चाहिए कि इसको यहाँ पर हम इसके नीचे में भोजन देंगे तो ये बहुत जल्दी खाएगा, या तो इससे दूर भी नहीं देना है और इसके पास भी नहीं देना है। तो हमको इसी के नीचे में ही भोजन देना चाहिए हमेशा, पत्ती को ऑब्जर्वेशन करके। जैसे कि पहला खाद को हम थोड़ा पास में दिए थे, दूसरा खाद को दूसरे साइड दिए थे, तीसरा ये हो गया। तो इनके बाद पहला और दूसरा थोड़ा थोड़ा दिए थे, केवल सिंगल DAP था। लेकिन फर्स्ट खाद है जिसमें हम DAP और SSP और MOP तीनों दिए हैं और तीनों खाद को दिए हैं। इसके बाद ये दूरी में थोड़ा सा दूर में दिए, समथिंग पौधे से यहाँ पास की दूरी 1.5 फीट होगा। और इसके बाद हम जो मेन बेसल देंगे इसके बाद, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व दोनों ऐड होगा, तो दोनों पौधों के बीच में थोड़ा 6 इंच या 8 इंच की हम थोड़ी लंबी गड्ढे करके देंगे। तो उसमें क्या है मेन बेसल जाएगा चौथा, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व रहेंगे, हो सकता है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ऐड करेंगे। तो ये था। और इसके बाद वाले हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकता है बेसल, उस बेसल में आएंगे तो उनके बारे में बात करेंगे और खाद को, फर्टिलाइजर को किस प्रकार मिक्स करते हैं उनका एक वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूंगा, जिनसे आप लोग को पता चल जाए कि किस प्रकार की खादों को, बेसल प्राथमिक पोषक तत्वों को किस प्रकार मिक्स करना चाहिए और माइनर पोषक तत्वों को किस प्रकार। जैसे प्राथमिक पोषक तत्वों को हम अलग मिक्स करके डालते हैं और द्वितीयक पोषक तत्वों को अलग मिक्स करके डालते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट 10 दिन का शेड्यूल को। थैंक यू सो मच।